हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ द टर्म बैंक यानी बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द अति प्राचीन काल से चलन में है। इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति इटली के वेंको या वेंकस या वेंक्यू शब्दों से हुई है। इन सभी का अर्थ है बेंच। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि इटली के सर्राफ या महाजन बाजार में बेंचों पर बैठकर अपने लेन देन का व्यापार किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाने अर्थात असफल हो जाने पर उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से दिवालिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य विचारधारा के अनुसार इटली में जो व्यापार गृह प्रारंभिक बैंकिंग का कार्य करते थे उनको व्रांची या व्रांचेरी कहा जाता था। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति इन्हीं शब्दों से हुई है। इसी प्रकार कुछ विद्वान फ्रेंच भाषा के बैंक के शब्द को बैंक शब्द का स्रोत मानते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मनी भाषा के बैंक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संयुक्त स्कंध कोष जॉइंट स्टॉक फंड होता है। वस्तुतः बैंक शब्द बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए एक सामूहिक कोष का द्योतक है। इस प्रकार बैंक शब्द की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक ढंग के बैंकों का आरंभ यूरोप से हुआ और बाद में ये सने सने संपूर्ण विश्व में फैल गए। आधुनिक बैंकों का शुभारंभ 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है, जबकि सन 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, हॉलैंड सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग, जर्मनी और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुए। धीरे धीरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तथा विकास में बैंकों का महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। व्यवहारिक रूप एवं कार्यों के आधार पर बैंक शब्द की अनेकानेक परिभाषाएं हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं बैंक की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ बैंक। विद्वान इजी हार्ट के अनुसार बैंकर वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रुपया जमा या प्राप्त करता है, जिसे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है जिनके द्वारा या जिनके खाते में यह रुपया जमा किया गया है। कार्यानुसार परिभाषाएं। प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। वैधानिक परिभाषाएं। इंग्लैंड के विनिमय विपत्र अधिनियम 1822 के अनुसार कोई भी व्यक्ति समूह जो बैंकिंग का व्यवसाय करता है, चाहे वह समामेलित है या नहीं, वह बैंकिंग के अंतर्गत आता है। साख संस्था के रूप में परिभाषा। क्राउथर कहते हैं, बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है
अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और उसके बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। आइए आगे देखते हैं आधुनिक बैंकों के कार्य तथा सेवाएं, फंक्शंस एंड सर्विस ऑफ मॉडर्न बैंक्स। प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं। देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में रहता है और वे मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंकों की सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी होती हैं। आधुनिक समाज में बैंकों के द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। निक्षेप स्वीकार करना। आधुनिक बैंकों का यह एक मौलिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना ही है। जनसाधारण की बचत को विनियोगों में परिवर्तित करने का एक माध्यम है। सभी प्रकार की निक्षेप राशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निक्षेपों के कई रूप रखे गए हैं, जैसे सावधि जमा खाता, बचत बैंक खाता, चालू खाता, घरेलू बचत खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। सेकंड, ऋण प्रदान करना। बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उधार या अग्रिम देना है। बैंक कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करते हैं। इसी कार्य से बैंकों को अपनी आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। साधारणतः बैंक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने ऋण व्यवसाय को किस प्रकार चलाती है, क्योंकि ऋण के संबंध में त्रुटिपूर्ण नीति बैंक व्यवसाय के लिए घातक हो सकती है। बैंकों द्वारा ऋण उपयुक्त तथा बिक्री साध्य प्रतिभूतियों पर दिए जाते हैं। बैंक इन ऋणों पर ब्याज लेता है, जिसकी दर जमा के रूप में स्वीकार किए गए धन पर ब्याज की दर से अधिक होती है। बैंक निम्नलिखित 4 रूपों में ऋण प्रदान करते हैं: नकद साख, अधिविकर्ष ऋण, व्यापारिक बिलों की कटौती। आगे देखते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उनकी ओर से करता है। इसमें कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा कुछ कार्यों व सेवाओं के लिए वह कमीशन लेता है, जो बैंक की आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। आगे देखते हैं इसके विविध कार्य। एक आधुनिक बैंक उपयुक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी सुविधाएं अपने ग्राहकों तथा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराती हैं, जैसे संपत्ति की सुरक्षा, साख प्रमाण पत्र जारी करना, अंशों का अभिगोपन करना, विनिमय बिलों को स्वीकार करना, वित्तीय मामलों पर सलाह देना, उपभोग साख प्रदान करना, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण करना, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना, साख का निर्माण करना। आइए आगे देखते हैं बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक। भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। इन्हें एजेंसी हाउस कहा जाता था। भारत में पहला बैंक सन 1806 में स्थापित किया गया। इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल था। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक सन 1881 में स्थापित किया गया। इसका नाम अवध कॉमर्शियल बैंक रखा गया। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई।
तथा सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। आइए देखते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली की सर्वोच्च संस्था के रूप में होती है। इसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है। साख का नियमन एवं नियंत्रण, व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियमन एवं मार्गदर्शन, अर्थव्यवस्था संबंधी विभिन्न आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन आदि कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। व्यापारिक बैंक, जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर व्यापारिक बैंक संयुक्त स्कंध कंपनियों के रूप में होते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता की जमाओं को स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। औद्योगिक बैंक उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक अंश, ऋणपत्र तथा बॉन्ड्स आदि प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। इन बैंकों को केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा विदेशी बैंकों से भी ऋण प्राप्त हो जाते हैं तथा ताकि उद्योगों को देशी तथा विदेशी मुद्राओं में ऋण दिया जा सके। विनियोग बैंक जनसाधारण की अति अल्प बचतों को एकत्र करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं। विकास बैंक, ये ऐसी विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो उद्योग, कृषि एवं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए न केवल दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं बल्कि तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन आदि के लिए सुविधा एवं सलाह भी प्रदान करती हैं। विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले बैंकों को विनिमय बैंक कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य विदेशी विनिमय बिलों के क्रय विक्रय द्वारा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयातों और निर्यातों को वित्तीय सहायता करके प्रोत्साहित करना है। सहकारी बैंक, सहकारी बैंकों का विकास विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ है। सहकारी बैंकों की स्थापना प्रत्येक राज्य के अधीन सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। सहकारी बैंक राज्य सरकार की बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में ग्रामीण क्षेत्र की साख की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभ्युदय 2 अक्टूबर 1975 से हुआ। इन बैंकों की स्थापना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा की गई। ग्रामीण बैंकों की संस्था को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गई जो स्थानीय रूप से आधारित हो, ग्रामोन्मुखी हो तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संगठित हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।